मोदी के नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। अगर रगों से खून के बजाय सिंदूर बहने लगे तो आप तो जानते हैं ना, सिंदूर में सीसा, आतंकी गतिविधियां करने वाले जो भी तत्व हैं उसके खिलाफ लामबंद होने की ज़रूरत है। और इनके मंत्री ने क्या कहा है कुरैशी पर, सोफिया कुरैशी पर कोई कार्रवाई हुई? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक और आदमी है नेता। इससे देश दुनिया में हमारा माथा शर्म से झुकता है। और चुनाव से क्या लेना देना है इसका? तो भाजपा तो बना रही है मुद्दा, इसको भाजपा बना रही है तो यहाँ के लोग खदेड़ेंगे ना कि इतना इस तरह का डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे। अभी जिस तरह से आपने बुक लिखा, बुक में आपने मेंशन किया लालू प्रसाद यादव के लिए कि भैंस की पीठ से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, यह तो लोकतंत्र का एक कमाल है कि लालू प्रसाद जी जैसे लोग जो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं और लोगों का विश्वास अर्जित कर, उनके लिए काम करके, उनके आंसू पोंछकर, उनके जीवन के जो भी मुश्किलात हैं उनको हल करके उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। और इसलिए लंबे समय तक लोगों के जहन में आज भी वो हैं और लोग उनके कामकाज तो कई लोग राजनीतिक जानकार ये कहते हैं लालू का दौर तो खत्म हो गया, अब तेजस्वी आए हैं, तो लग रहा है तेजस्वी में लालू वाली काबिलियत आपको नजर आती हो? आप भी युवा है, वो भी युवा है। दरअसल लालू प्रसाद जी ने बिहार की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और श्री बाबू के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये दौर नहीं समाप्त होता। लालू प्रसाद जी के पहले का बिहार और लालू प्रसाद जी के बाद का बिहार, समकालीन बिहार की राजनीति जो है वो इसी दो वर्गों में, दो खांचों में लोग देखते हैं। और इसलिए तेजस्वी जी तक वह राजनैतिक विरासत और वह राजनैतिक रिवायत एक निरंतरता में पहुंची है। लेकिन तेजस्वी यादव की अपनी राजनीतिक कोई संघर्ष नहीं रहा ना। जनता तो यही कहती है चांदी के चम्मच लेकर राजनीति में आकर बैठ गए, क्योंकि और भी तो काबिल नेता है आपके पार्टियों में। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी प्रसाद जी क्रिकेट खेलते थे, उनकी कप्तानी में कई मैच जीते, विराट कोहली तक खेले हुए हैं। और जब उनका रुझान जनसेवा का, सामाजिक जीवन में आने का हुआ, उसके बाद किसी पद को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। लगातार नौजवानों, नवयुवतियों के बीच संवाद करते रहे। बिहार के अलग अलग ज़िलों में जाकर छोटे छोटे जुटान होते थे और 4-5 साल तक इस काम को करने के बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। लोगों ने उनके नाम पर मुहर लगाई और उसके बाद वो मुख्यमंत्री के रूप में लगातार काम करते रहे। 5 नए मेडिकल कॉलेज बिहार को मिले 15 से 17 के दौरान। तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो 5000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण कराया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए। कोई कॉस्ट वेरिएशन वगैरह की फाइल मंत्री तक, टेंडर की फाइल नहीं जाती थी, तो एस्टीमेट घोटाले पर भी रोक लगी और एक पारदर्शिता भी आई। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में भी उनका काम दुनिया के सामने है। और वो जब अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री बने तो उसमें भी उन्होंने बड़े फैसले किए, क्योंकि राबड़ी जी के समय में ही अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हर कमिश्नरी में खोला गया था। तो उसमें और गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसकी कोशिश हुई। फिर दोबारा जब सरकार में आए कि हम सत्ता में थे, डिसीजन हम ले रहे थे, क्रेडिट तेजस्वी ले रहे थे। नीतीश जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी करने का भी कोई बहुत अर्थ अब नहीं रह गया है। के नाते तो क्लियर करेंगे ना कि उसमें कितनी सत्ता है। जो कहा कि चांदी के चम्मच, जनता कहती है कि चांदी के चम्मच अगर कहती तो जनता 10 वर्षों से उनको जिता नहीं रही होती 2 बार से, और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम नहीं उभरते। तो तेजस्वी जी का नेतृत्व है और 20 के चुनाव में तो लालू जी बाहर नहीं थे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश दुनिया में उनकी अपनी साख है। लेकिन उस चुनाव को, 20 के चुनाव को तो पूरी तरह से पायलट किया तेजस्वी जी ने। 2 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत उल्लेखनीय काम उन्होंने किया। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, तो नीतीश जी की पार्टी के बहुत सारे लीडर्स
बहुत सारे प्रवक्ता ये सब बोलते रहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता, उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं होती, तेजस्वी जी सामान्य कैबिनेट मंत्री थे। ये सब तकनीकी रूप से बातें ठीक हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी सिर्फ मंत्री की हैसियत से नहीं थे सरकार में, बल्कि सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के लीडर थे और सर्वस्वीकार्य लीडर थे, सर्वमान्य लीडर थे, और सरकार को नीतीश कुमार जी के साथ साझा रूप से चला रहे थे। और अगर उप मुख्यमंत्री पद का कोई महत्व नहीं होता, कोई हैसियत उनकी नहीं होती, तो फिर इस देश की, भारत की सरकार में जो शामिल रहे उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल जी, मोरारजी देसाई जी, बाबू जगजीवन राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सारे नाम जो मैंने आपको बताया, ये सब उप प्रधानमंत्री रहे। तो क्या इन सारी विभूतियों की कोई हस्ती नहीं थी? इनकी कुछ चलती नहीं थी सरकार में, या कोई महत्व नहीं था इन लोगों का? ये तो अपमान है ना उन लोगों का, सरदार पटेल का अपमान है ना जो उप प्रधानमंत्री थे। तो अगर उप प्रधानमंत्री की हैसियत होती है तो फिर उप मुख्यमंत्री की भी हैसियत होती है। और दूसरा, मुख्यमंत्री की भी अपनी हैसियत होती है, और आप लोग हमेशा पलटू चाचा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो गरिमा होती है ना मुख्यमंत्री। तो गरिमा को गिराते तो मुख्यमंत्री जी ही ना है, कोई कारण तो बताते नहीं। उन्होंने क्या बताया इस बार जब उस पाले में जा रहे थे? मन नहीं लग रहा था। तो मन लगाने के लिए तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं काम करती है। हम मन लगाने के लिए उनके लिए थे, नाच गान करवाने के लिए तो नहीं थे। वो तो निजी मामला है, कीजिए घर में अपना, आनंद लीजिए, घूमिए, जाइए, प्रकृति के बीच रहिए, जनसेवा कीजिए, जिस काम में मन लग रहा है अपनी अभिरुचि का काम कीजिए। लेकिन उसके लिए तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल नहीं था उनका मन लगाने के लिए। उनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, संघ दुलारे, जो संघ के गोद में जाके बैठ गए। वो तो है ही संघ के सबसे प्रिय, और आज भी वो श्रद्धेय करते रहते हैं। श्रद्धेय आडवाणी जी, उनके लिए आडवाणी जी श्रद्धेय हो सकते हैं, लेकिन हमारे नेता ने तो आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, हमारे लिए वो श्रद्धेय नहीं है। ठीक है, उम्र ज़्यादा है, राजनीति में रहे हैं, उनका अपना सम्मान है, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो करते हैं उस राजनीति के खिलाफ हम लोग रहे हैं, आज भी हैं। की बात करते हैं आप, संघ दुलारे कहते हैं। और तो सब समाजवाद का भी तो एक से एक रूप है ना, इस सोशल जस्टिस के एक से एक नमूने हैं, बिहार में भी और देश में भी। जाके वहाँ नागपुर चले जाते, मोहन भागवत जी के बयान की प्रशंसा करने लगते हैं, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं बिहार में। अब बताइए कि ऐसे लोग को संघ दुलारे ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जहाँ कश्मीरी भाइयों की दुकान उजाड़ दी जाती है, पीटा जाता है उनको स्टेशन रोड में। तो ये तो विचारधारा अलग है, नीतीश कुमार की विचारधारा अलग है, सब एक ही पौध से तो निकले हैं सब। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भटक गए हैं। इधर तेजस्वी जी ने कहा इधर आते हैं तो ठीक कर देते हैं, उधर जाते हैं फिर गड़बड़ा जाते हैं। कौन लोग उनको डिक्टेट कर रहा? अगर डिक्टेट नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में हैं भी कि नहीं वो, कि चीज़ें उनको ठीक से प्रोसेस वो कर पाएँ या लोग उन तक पहुँचने दें। कौन सेंसर कर रहा है, कौन सर्विलांस कर रहा है मुख्यमंत्री जी की गतिविधियों का, दुनिया के सामने है। ठीक है, अगर शिक्षा की बात करें तो लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हम क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार कुछ बदल पाए हैं? क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी हम लोग गए थे तो कहे कि यहीं से छात्र निकले हैं, लालू प्रसाद यादव, उसके बाद नीतीश कुमार, लेकिन आज भी इनको ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। मोदी जी भी आते हैं तो जिक्र किया जाता है इसका। देखिए, लालू प्रसाद जी केंद्र में मंत्री थे तो बिहार में 3 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति मिली। आप जान रहे हैं, साउथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है गया में, या महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, या नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को जिस रूप में आज आप देख रहे हैं, वह भी यूपीए की सरकार में, हम लोगों के समर्थन की सरकार में। तो वहाँ के जो अंतरिम कुलपति रहे प्रोफेसर पंकज मोहन जी, उनको आप पूछ लीजिए कभी जाकर, वो बताएंगे कि ये सब मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। पटना यूनिवर्सिटी का कायाकल्प नहीं हो पाया। उसमें थोड़ा बहुत बाद के दिनों में योगदान रहा तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में सुषमा जी का, लेकिन उनका नाम तक नहीं लिया, और उसके नए भवन का उद्घाटन करने आ गए, नए परिसर का। तो कृतज्ञता तो इनके शब्दकोश में नहीं है। और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग हाथ जोड़कर तो नीतीश जी करते रहे, मोदी जी ने तो अनसुना कर दिया। तो इनके समर्थन से सरकार चल रही है। और चंद्रबाबू नायडू जी के, तो चंद्रबाबू नायडू जी तो अपने हित में काम करा ले रहे हैं, इनकी कौन सी बाध्यता है कि ये अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं?
और हर अदा पर मोदी जी के जो है इनके लोग फिदा हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। तो इस तरह से पैर पकड़कर प्रधानमंत्री का बिहार का अपमान करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अभी तो लगातार रैली करने बिहार चुनाव को लेकर आ रहे हैं, सीधा तेजस्वी यादव को घेरते हैं, शहजादे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल उनके शब्दकोश में कंगाली छाई हुई है और ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके रिमार्क्स को हटाया गया संसद की कार्यवाही से। इनसे पहले किसी प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी, कोई वक्तव्य का अंश नहीं हटाया जाता। तो लगातार गरिमा को तार तार करने वाले प्रधानमंत्री हैं और हम लोगों की पार्टी तो हमेशा से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राजनीति में जो भी पहलकदमी हो सकती है उसके समर्थन में खड़ी रही है। लेकिन अब आप देखिए, लग रहा है जैसे पता नहीं क्या नमूने के रूप में जो है सब जगह उनका जो है एक पोस्टर लगा दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री के वेश में प्रधानमंत्री है, नमूने सेना का सम्मान है, सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, सेना को सलामी है। सेना में जो लोग हैं उन्होंने अपने परिजन को, उनके परिजन से जाके पूछ लीजिए जिन्होंने गंवाया है, असमय जान गई है देश की हिफाजत में। ये उनको श्रेय जाता है कि प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल को श्रेय देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, नहीं, उन्होंने तो आज एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बयान दे दिया है कि मोदी के नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है, बह रहा है। अब बताइए ये कितनी अवैज्ञानिक बात है और ये कितनी चिंताजनक बात है और ये कितना एबनॉर्मल कंडीशन है प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ का कि अगर रगों से खून के बजाय सिंदूर बहने लगे। तो आप तो जानते हैं ना, सिंदूर में सीसा, इस तरह के धातु। बिहार चुनाव में ये स्टैंड होगा, ऑपरेशन सिंदूर पे बिहार चुनाव। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग केमिस्ट्री के कोई बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र बताया जाता था ना। आपने देखा है ना, लाल सिंदूर का अगर वो सब धातु इसमें शामिल हो जाएंगे और वो चला जाएगा इनके खून में तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इस देश में भाजपा मुद्दा बना रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ऑपरेशन सिंदूर एक मुद्दा होगा। तो लगता है जब देश के नाम पे सब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर राजद पार्टी कहाँ एग्जिस्ट करेगी चुनाव में? राजद ही देश के साथ है। ये लोग जो तमाशा कर रहे हैं वो सेना के शौर्य को ये लोग एक तरह से धता बता रहे हैं। हम लोग तो हर हाल में कहा कि भाई जिस समय एक सुर में आतंकी गतिविधियां करने वाले जो भी तत्व हैं उसके खिलाफ लामबंद होने की ज़रूरत है। उस समय भी ये लोग क्या क्या बोलते रहे थे और इनके मंत्री ने क्या कहा है वो कुरैशी पर, सोफिया कुरैशी पर कोई कार्रवाई हुई? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक और आदमी है नेता, कुछ नहीं। ये लोग लगातार टुच्ची बातें, ओछी बातें, हल्की बातें करते रहते हैं। इससे देश दुनिया में हमारा माथा शर्म से झुकता है। और चुनाव से क्या लेना देना है इसका? तो भाजपा तो बना रही है मुद्दा, इसको भाजपा बना रही है तो यहाँ के लोग खदेड़ेंगे ना कि इतना इस तरह का डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे। अरे देश के साथ आने की जो खरी है। देश के साथ कौन? भाजपा और देश एक है क्या? या सरकार और देश एक है क्या? बिल्कुल नहीं। पूछा जाएगा ना, लोग यही तो कह रहे हैं भाई कि आप बताओ, देश को कॉन्फिडेंस में लो, देश को साथ में लेके चलो, देशवासियों को बताओ कि कहाँ चूक हुई, क्यों चूक हुई, क्यों बीच में अमेरिका क्यों दादा बन रहा है, सरपंच बन रहा है। इस देश की अब तक स्वीकृत और घोषित विदेश नीति रही है ना कि हम आपस में अपने मसाइल को सुलझाएंगे, बैठ के, बायलैटरल होगा, कोई और इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप तो बार बार अनर्गल बातें कर रहा है। पहले तो उसकी निंदा होनी चाहिए। 29 तारीख को मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। लग रहा है इनको अगर मुद्दा बनाएगा तो आपके पास काउंटर करने के लिए बचेगा क्या? हमारे पास ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और जो लोग सेना के त्याग बलिदान को राजनीतिक रूप से भुनाने की बात करेंगे, बिहार की जनता उसको खारिज करेगी। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे क्या? सेना के में जो लोग हैं तो बार बार कह रहे हैं ना भाई कि रक्षा बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए और अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, सेना के अंदर से आवाज़ आ रही है, अस्थाई भर्ती होनी चाहिए। आपने लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों की कोरोना के बाद से नियुक्ति नहीं की है। ये सब पर बात होनी चाहिए ना। और हमारे पास
बिहार चुनाव में मैं कह रहा हूँ आपसे क्या मुद्दा होना चाहिए कि आपके हम लोगों ने जो काम किए हैं, जो वायदे तेजस्वी जी ने किए और जो पूरे किए, हाँ। कि 76,000 लोगों को जी। जो लंबे समय से प्रोन्नति नहीं मिल रही थी राज्य कर्मियों को, उनको प्रमोशन दिया। जी। 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। जी। हमने लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली की। हमने आपको तालीमी मरकज़, टोला सेवक, विकास मित्र, पंचायत प्रतिनिधि सबका मानदेय बढ़ाया। और हमारे नेता ने ग्रामीण कार्य विभाग की 26,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और नई पर्यटन नीति, नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आपको नई क्रीड़ा नीति लेकर आए और उसका फ़ायदा मिला कि जो खेलने वाले थे उन लोगों को भी सरकारी नौकरी मिली। इन सब और मुद्दों पे DSP लगता के है, रैंक इन सब तक की मुद्दे पे तेजस्वी को लोग वोट देंगे लग रहा है। इन्हीं मुद्दों पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले दस्तखत से कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम 10 लाख नौकरी देंगे। और नीतीश कुमार जी और उनके कारकुन सब कह रहे थे कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो हम जब सरकार में शामिल हुए तो अपने एजेंडे के साथ करार कराया कि हमारी जो घोषणाएं हैं उनको लागू करना पड़ेगा। गृह विभाग में 1 लाख से ज़्यादा नौकरी दी गई और 5 लाख के आसपास नौकरी दी। 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन कराया और ये लोगों के सामने है, तो लोगों का एक भरोसा बना है हम लोगों पर कि ये लोग वचनबद्ध लोग हैं। नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता लगातार घेरते हैं कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। साथ कि हमने परीक्षा लेकर बहाली की। लालू जी के समय में शिक्षकों की बहाली 25,000 की हुई 94 में, फिर राबड़ी जी के समय में फिर 10,000 दरोगा की सिपाही की बहाली हम लोगों ने की। 1050 जो है राबड़ी जी के समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई। 1300 असिस्टेंट प्रोफेसर की 96 में लालू प्रसाद जी के समय में बहाली हुई। गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा गया। तो हमारा स्पष्ट मानना है, और शिक्षक नियमावली में हमने परिवर्तन किया। हमारे पास वह विभाग था, राजद के पास। और दूसरा कि अगले 30 सालों तक सरकारी स्कूलों में जाकर भी बिहार के बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन पर जोर है हमारा।